जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र क्लासेस पर। मैं हूं गौतम और करते हैं बेटे आज के सेशन को स्टार्ट। एक बार बताइएगा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, अन्यथा बेटा आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा पीजीटी कॉमर्स की। ठीक है, और दिस क्लासेस इज रेलिवेंट फॉर ऑल दी कॉमर्स एग्जाम, जहां पर बेटा बात की जाए आपका बीपीएससी, AMRS, DSSS, UPTGT, PGT या कोई भी आपका एग्जाम्स जो हैं, जहाँ पे बेटा हम बात करेंगे आज अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपके टॉपिक्स की। ठीक है जी, चलेगा। तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और बात करते हैं बेटा अब हम जी, चलिएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा आज का प्रथम क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द बेसिक्स अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। जो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है आपका इज बेस्ड ऑन कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट या फिर बेटा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट तो देखा जाए बेटा, तो हम बात करें कॉस्ट कंसेप्ट की, तो कॉस्ट कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्या बताता है सर? कॉस्ट कंसेप्ट बताता है कि हमारे पास जो है वो क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट बताता है सर हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करता है। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट किसकी बात करता है सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की बात करता है। साथ में देखा जाए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जहां पे हम बिजनेस की लाइफ की बात करते हैं और उस लाइफ को हम बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। तो वहां पे क्या होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसी के साथ अक्रूवल कंसेप्ट, जहां पे आप देखते हैं कि बेटा आप अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपने देखा होगा, जहां पर बेटा हम लोग बात करते हैं असेट्स हमारे किसकी इक्वल होती हैं सर? कैपिटल, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब इसे डुअल एस्पेक्ट क्यों कहा गया? डुअल एस्पेक्ट बेटा इसलिए कहा गया क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी चीजें आपकी क्या होती हैं डेबिट, वो कहीं ना कहीं क्या होती हैं सर? क्रेडिट होती है। जितना भी डेबिट होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होता है? क्रेडिट हो रहा होता है। तो सर इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डुअल एस्पेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? राइट आंसर होगा किसके लिए? क्वेश्चन की अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड के लिए। ठीक है जी, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। ठीक है, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल परचेज ऑफ गुड्स, ऑल परचेजेस, ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स या फिर सर नन ऑफ द अबव। अब देखो बेटा परचेज बुक के बारे में हमने लास्ट क्लास भी बात की थी आपसे। ठीक है, परचेज बुक में आपने देखा होगा लास्ट क्लास में हमने बात की थी, और वहां पे हमने क्या बोला था कि सर परचेज बुक जो है वो हमारी अदर बुक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? हमारे अदर बुक्स का सर ये हमारे पास पार्ट है। और अदर बुक्स के अंदर जब भी परचेज बुक की बात की जाए, सेल्स बुक की बात की जाए, किसी भी बेटा अदर बुक की बात की जाए, कैश बुक के अलावा, ठीक है, कैश बुक के अलावा अदर बुक्स की बात करते हैं तो सर ओनली क्रेडिट एंट्रीज को ही रिकॉर्ड किया जाता है। साथ में सर यहाँ पर ओनली गुड्स की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? गुड्स की बात की जाती है। तो क्वेश्चन में लिखा है क्या बेटा? ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स। ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स का मतलब क्या है सर? यहाँ पे ये कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, ऑन कैश भी हो सकता है और क्रेडिट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया सर हमारे लिए? रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑल परचेजेस, सर परचेजेस का मतलब क्या हो गया सर? कुछ भी हो सकता है? नहीं सर, ऑल परचेजेस क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके लिए क्या होगा? सही जवाब होगा कि सर ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या है? राइट आंसर है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा, इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। तो यहाँ पर देखिएगा बेटे, दो चीज हो गई। एक हो गया आपके पास परचेज बुक से रिलेटेड चीज, और इससे पहले हमने पढ़ा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन की बात। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट इज कैश withdrawn by the proprietor for his personal use should be debited to। ठीक है, जो हमारे पास प्रोपराइटर का पर्सनल यूज है और वो गुड्स विड्रॉन कर रहा है, बिजनेस से क्या निकाल रहा है बेटा? कैश निकाल रहा है,
या गुड्स निकाल रहा है, तो दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। अगर बेटा मैं कैश विड्रॉ करूं तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सर, कैश अकाउंट। अगर सर मैं यहाँ पर, अगर सर मैं यहाँ पर विड्रॉ करूं क्या सर, अगर मैं यहाँ पे विड्रॉ करूं गुड्स तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, परचेज अकाउंट लिखूंगा। तो दो चीजें यहाँ पे निकल के आएंगी, या तो ड्रॉइंग्स अकाउंट टू कैश टू परचेज। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, कैश को विड्रॉन कर रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो हमारे पास कौन सा हुआ है, ड्रॉइंग्स। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, ड्रॉइंग्स अकाउंट यहाँ पे निकल के आएगा। ओके जी, डन है इतनी बात। जी सर, तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट इज द राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट इज प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट इफ पेड इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इफ पेड इन ट्रायल बैलेंस विल बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या फिर असेट साइड ऑन द बैलेंस शीट। प्रीपेड रेंट इफ रेट इन पेड इन ट्रायल बैलेंस विल बी शोन। अब देखो ना यहाँ पे दो चीजें हैं। अब ये दो चीजें क्या है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो ना, एक मेरे पास क्या है, ट्रायल बैलेंस है। क्या है बेटा, ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, प्रीपेड रेंट। ठीक है जी, क्या लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे, प्रीपेड रेंट लिख दिया। और वो मेरे लिए क्या है बेटा, एक खर्चा है जिसकी वैल्यू लिख दी मैंने बेटा यहाँ पे, मान लो 10,000। ठीक है, तो जब अगर कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है, कहाँ गिवन होता है सर, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है, तो सर उसकी हम सिंगल एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल एंट्री करते हैं। तो मैं इसको कहाँ लिखूंगा बेटा, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में असेट साइड शो कर दूंगा प्रीपेड रेंट। ठीक है, क्या शो कर दूंगा बेटा, प्रीपेड रेंट, अमाउंट आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर हमारे पास क्या हो गया सर, शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर बेटा आपका ये प्रीपेड रेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता, ठीक है, प्रीपेड रेंट क्या होता है बेटा, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस हो जाता है ये। तो जब आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होगा तो आप इसे कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे बेटा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, और बैलेंस शीट में असेट साइड शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, असेट साइड। अगर मान लो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं हम प्रीपेड रेंट, और हमारे पास रेंट होता 10,000, तो उसमें से बेटा हम प्रीपेड रेंट को डिडक्ट कर देते। मान लो हमारे पास 1,000 का प्रीपेड रेंट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 9,000 पे शो हो रहा होता। ठीक है, तो ये जो फिगर्स हैं, ये जो हमारे पास फिगर हैं, ये सभी फिगर हमारे लिए क्या है, अजम्पशन बेसिस पे है। ठीक है, कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है फिलहाल। अगर ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो ओनली कहाँ शो होगा बेटा, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो हो जाएगा। ओके, डन है इतनी बात। जी सर, चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, कल हमने अकाउंटिंग के फीचर्स की बात करी थी, कल हमने अकाउंटिंग के फीचर्स की बात करी थी। तो वहां पर हम लोगों ने देखा क्या, वहां पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास असेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग की बात की गई है, वहां पे आप फीचर्स में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालिसिस की बात कर रहे थे। यहाँ पे दिया गया बेटा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सिंप्लीफाइंग और समराइजिंग। तो बोला सर किसको इंक्लूड नहीं करें, सर सिंप्लीफाइंग तो कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाइंग तो यहाँ पे कोई यूज है ही नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, तो इन सब चीजों को हम लोग करेंगे।
ठीक है, अन्यथा यहाँ पर हम आंसर क्या दे देंगे, सी इज द राइट आंसर, सरलीकरण। ठीक है, तो सिंप्लीफाइंग का यहाँ पे कोई महत्व नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज, ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज ट्रांजेक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्ड, इवेंट्स आर इनिशियली रिकॉर्ड, अकाउंटिंग इक्वेशन, या फिर सर यहां पे आंसर आएगा आपका प्रीपेयर टी अकाउंट, प्रीपेयर्स टी अकाउंट। जी चलिएगा, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब बताइएगा। हाँ जी ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे जब भी हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि सर यहाँ पे ये प्राइमरली रिकॉर्ड की जाएगी। क्या रिकॉर्ड की जाएगी, प्राइमरली रिकॉर्ड की जाएगी। हाँ जी बेटे, और जब प्राइमरली रिकॉर्ड की जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शंस को इनिशियली रिकॉर्ड किया जाता है। कैसा रिकॉर्ड किया जाता है सर, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं इनिशियली, ठीक है, शुरुआत में इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। देखो बेटा जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इवेंट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के इवेंट्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से सर, कुछ जो बेटा हमारे पास इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स होते हैं आपके लिए मॉनेटरी यानी कि इकोनॉमिक, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक, नॉन मॉनेटरी, ठीक है, तो मॉनेटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स भी हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शंस की जाती है वो सारी क्या होती हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसको हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जिसको हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपके लिए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्या, सही जवाब। चलिएगा नेक्स्ट इज When a partner brings his share of goodwill partly in cash, क्या बोलता है बेटा कि जब पार्टनर बिजनेस में आया, पार्टनर बिजनेस में आया और गुडविल लेके आया बेटा किसमें, कैश में, द रिमेनिंग अमाउंट इज एडजस्टेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, या फिर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसकी कैपिटल को यहाँ पर, किसकी कैपिटल को यहाँ पर आप लोग डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे किसके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आप एडजस्ट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो बेटा बोला गया है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल पार्टली इन कैश, कुछ पैसा कैश में लाया है और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा कैश के अलावा उसको कैसे एडजस्ट करेंगे बेटा, तो उस केस में जब हम एडजस्टमेंट की बात करें, ठीक है, उस केस में जब हम एडजस्टमेंट की बात करें तो वहां पे हम क्या लिखेंगे कि सर जब पैसा लेके आया होगा तो एंट्री कुछ इस प्रकार से हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन सर जो गुडविल लाया है वो टोटल कैश में नहीं लाया, तो जितनी गुडविल लाया होगा वो तो गुडविल अकाउंट से डेबिट हो गई होगी ना, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लिया जाता है। तो सर किसका अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है, इसका अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। तो आंसर आएगा आपके पास सी। कैश अकाउंट डेबिट जब हुआ था जब पैसा आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कब होता है, जो कैश गुडविल लेके आया है उसको एडजस्ट करेगा, ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं बोल सकते, हम क्या बोल सकते हैं कि सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो सकता है। वो भी कब, जब सर वहां पर आपके पास क्या हो, जब सर आपके पास क्या हो, गुडविल को विड्रॉन कर लिया जाए बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्ट। ओके, इतनी बात डन है भाई, जी सर चलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके लिए क्या होने वाला है, सही जवाब हो जाएगा। ओके डन है इतनी बात, हाँ जी सर चलिएगा। तो नेक्स्ट की और बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर,
और अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, या फिर सर नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए तो देखो बड़ा यहाँ पे क्या बोला गया कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आप देखते हैं बड़ा नॉमिनल अकाउंट की मैं बात करूं तो नॉमिनल आपके लिए कौन सा अकाउंट है? ये बेटा हमारे लिए ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। क्या होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। और इस अप्रोच के अंदर हम क्या बोलते हैं? ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस डेबिट टू ऑल इनकम एंड रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? नॉमिनल का रूल है। लेकिन क्या बोल रहा है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये बेटा आपको क्या मिलेगा? पर्सनल अकाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? पर्सनल अकाउंट मिलेगा, जहां पर आप क्या पढ़ते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? पर्सनल अकाउंट। देखो बेटा सैलरी अकाउंट अपने आप में ही क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट अपने आप में ही क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। रेंट अकाउंट अपने आप में ही क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे जो एक चेंज आया, जो एक चेंज निकल के आया, वो ओनली क्या निकल के आया यहाँ पे? आपका सैलरी अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? बी। कि सर जो बी है वो क्या है? अलग है इससे, पर्सनल अकाउंट से चेंजेस है। डन? डन है इतनी बात? जी सर, चलिएगा। नेक्स्ट, अ क्रेडिट एंट्री इन रियल अकाउंट मीन्स। ठीक है, अब रियल अकाउंट के अंदर क्रेडिट एंट्री हो रही है। ठीक है, अब देखो बेटा रियल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक, अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं तो रियल अकाउंट में आप दो चीज समझते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट में आप क्या समझते हैं सर? कि सर मैं क्या बोलूंगा? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है बेटा, जो आवत है वो डेबिट, जो जावत है वो क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रिया है उसको कर देना डेबिट, और जो जा रिया है बेटा उसको कर देना क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो गया वो डेबिट, आने वाले को क्रेडिट। अब यहां पे आप लोग देखते हैं कि जो रियल अकाउंट होता है इसमें मैं टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स को यहाँ पे लिखता हूं मैं। हाँ जी सर, डेफिनेटली लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई खर्चा बढ़ेगा तो भाई खर्चे का तो नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं। जी सर, अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड डिक्रीज इन द इनकम। सर इनकम का नॉमिनल से रिलेशन है, यहाँ पे कोई रिलेशन वाली बात ही नहीं है। एंड इंक्रीज इन असेट्स ऑफ द वैल्यू। अब देखो बेटा दो चीज है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अगर मेरी वैल्यू कम हो रही है तो असेट जा रही है। ठीक है, वो कहता है क्रेडिट करो। तो क्रेडिट कब करूंगा? जब जाएगी। और जाएगी कब? जब असेट्स कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे लिए? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब यहाँ पे निकल के आएगा। डन है इतनी बात? जी सर, तो यहाँ पे बड़ा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर इंक्रीज करना होता तो हमारी असेट्स क्या हो जाती है सर? डेबिट हो जाती। अगर इंक्रीज करना होता सर तो मेरी असेट्स क्या होती सर? डेबिट हो जाती। क्लियर है बात? हाँ जी, ओके, डन। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, चलिए 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 चलिए। देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस आप लोग बार बार पूछते हैं ना, ये देखो भैया अकाउंटेंसी, बेटा मैं हर बार बोलता हूँ अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी रहेगी। चाहे वो आप एस्टेट हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, या आपका एचपीएससी हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम। ठीक है, सब में अकाउंटेंसी क्लास मैं इस तरीके से ही आपको पढ़ाता हूँ। ऑप्शंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी कराता हूँ, कंसेप्ट भी समझाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप हैं ज्वाइन लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, कैसे भी क्लास लीजिए। ठीक है, एकदम दमदार तरीके से पढ़िए,
कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। ओके, डन है इतनी बात। हाँ जी सर, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या था बेटा, सही जवाब था। गुड्स सोल्ड फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन दी, ठीक है बेटा, गुड्स को मैंने बेच दिया कैश में, आर रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, पैटी कैश बुक, या फिर सर नन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। सर इसमें से कोई सा भी नहीं सही जवाब होगा। बताइए क्या होना चाहिए इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास देखो सेल्स बुक के अंदर बेटा अभी पीछे हमने बात करी, परचेज बुक के अंदर हम एंट्री कब करते हैं, क्रेडिट ओनली, जब वहां पे खाओ बेटा उधार दिया। ठीक है, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है बेटा, जब बिक्री वापसी हो जाए, क्या हो जाए, बिक्री की वापसी हो जाए सर, तो ये आएगा निकल के। ठीक है ना, अगर बिक्री की वापसी हो जाए तो सर ये हमारे पास निकल के आएगा। पैटी कैश बुक सर हमारे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो हमारे अकाउंटेंट साहब हैं, जो मैनेजर साहब होते हैं, वो जो खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, वो छोटे रोकड़ वही उसमें आ जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सर, डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि बेटा जो आप कैश सेल्स करते हैं, जो हम लोग कैश सेल्स करते हैं, ये कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होती है सर, कैश। कहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो इसको सर, कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर सेल्स बुक में हमेशा उधार की एंट्रीज को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ओनली उधार की एंट्रीज को ही वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। डन है मेरी इतनी बात, जी सर, चलेगा। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड डीलिंग विद क्रेडिटर और डेटर, डीलिंग इन कमोडिटीज, गेन्स एंड लॉसेस, या फिर सर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको समझना है, तो यहाँ पे इसको समझते हैं बड़े शानदार तरीके से, चलेगा। अब हुआ क्या, रियल अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए आप अभी पीछे मैंने बताया कि रियल अकाउंट का मतलब क्या है सर, रियल अकाउंट का मतलब आपने बताया डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। दो ही चीज बताई ना भाई, क्या बताया, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, यही सब बताया मैंने आपको। हाँ जी सर, चलिएगा। तो अब यहाँ पे जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं या समझते हैं, उसको देखिएगा। अब यहाँ पे बात की गई है बेटा किसकी, क्रेडिटर और डेटर्स की। जो क्रेडिटर है और डेटर्स है बेटा किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे, पर्सनल अकाउंट में। कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, पर्सनल अकाउंट में। सर रियल अकाउंट से इनका कोई नाता नहीं है, गेन एंड लॉसेस का सर कोई नाता नहीं है। कहाँ जाते हैं ये सर, नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं भाई। कहाँ जाते हैं सर, ये नॉमिनल अकाउंट में। हाँ जी सर, डन है इतनी बात, जी सर। तो बेटा डीलिंग इन कमोडिटीज, इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, जहां पर आप असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स को लेते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, अभी हमने इंक्रीज और डिक्रीज की बात करी थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शैल बी टेकन एज कैपिटल नेचर। कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको मैं कैपिटल नेचर के लिए ले सकता हूं। ठीक है, आपके DSSB का क्वेश्चन है बेटा, ये DSSB का क्वेश्चन है। ठीक है जी, DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो मेरी बातों को, समझ रहे हो बेटा, तो समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है कि 20,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, a sum of 15,000 was expense on reinstalling plant and machinery, 12,000 spent on dismantling plant and machinery to convenient site, 1,000 paid for removal of plant of a new site।
तो इसमें से कौन सा आपके लिए कैपिटल नेचर का खर्चा है, ठीक है। तो जब बेटा हम कोई असेट को खरीदते हैं, ठीक है, जब हम कोई असेट्स को खरीदते हैं तो उस पर कुछ इंस्टॉलेशन कराते हैं, इरेक्शंस कराते हैं, तो वो खर्चा आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आंसर आ जाएगा कैपिटल नेचर का। बात करें अ सम ऑफ 15,000 वाज एक्सपेंसिव, बेटा आपने इसको रीइंस्टॉल कराया, खरीदते टाइम तो नहीं लगाया ना, उसको रीइंस्टॉल करा रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं, तो वो आपके लिए रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। डिसमेंटलिंग कराने के लिए, मशीनरी को कन्वीनियंट साइट पे ले जाने के लिए, बेटा अगर मैं फर्स्ट टाइम कोई मशीन खरीदता और उसको फिर मैं वहां पे रीइंस्टॉल कराता तो फिर वो क्या होता मेरे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। अभी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। 1 लाख रुपीज पेड फॉर रिन्यूअल प्लांट ऑफ न्यू साइट। अब भाई नई साइट पे ले जाओ, पुराने पे ले जाओ, आपने खरीदी तो नहीं है ना वो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक नई मशीन के निर्माण के लिए 20,000 का भुगतान करना। अगर आप कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे होते, अगर आप कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे होते और उस पर कोई खर्चा होता तो वो आपके लिए क्या कहलाता बेटा, वो यहां पर आपके लिए बन जाता क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सही जवाब है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारे पास ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज एलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस। ये कौन सा खर्चा है जो टाइम बेसिस पर लिया जाएगा, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, या फिर सर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सर ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे खर्चे मेरे यहां पर आ जाएंगे किसके लिए, टाइम बेसिस पर। देखो बेटा सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सभी हम क्या कर सकते हैं, टाइम बेसिस पर ले सकते हैं, ठीक है ना। समय के अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, हम निर्धारित कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, एलोकेट कर सकते हैं ऑन दी टाइम बेसिस, ठीक है, समय के अनुसार इसको एलोकेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके पास सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें है तो बताइएगा जी। जी चलिए नेक्स्ट है बेटा मेरे पास, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन माइंस, ऑयल्स, वेल्स या फिर क्वेरीज इज स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्यूटी मेथड, या फिर सर डिप्लीशन मेथड, ठीक है। तो अगर हम बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड WDV की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है सर, ये हमें देखने को मिल जाता है आपकी फिक्स असेट्स पे। कहाँ देखने को मिलता है सर, हमारी फिक्स असेट्स पे देखने को ये नजर आ जाता है या फिर हमें मिल जाता है। इसके बाद बेटा बात करें एन्युटी मेथड की, तो जहां पर बेटा हम बात करते हैं किसकी, आपकी लीजिंग पे कोई प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, कोई असेट्स क्या है लीज पे है, कोई असेट्स क्या है वहां पे लीज वगैरह पे है, तो वहां पे आप एन्युटी मेथड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बात करें बेटा डिप्लीशन मेथड की, तो आपके ऑयल माइंस हैं, क्वेरीज हैं, वेल्स हैं, यहां पर आप लोग क्या लगाते हैं, डिप्लीशन मेथड का यूटिलाइजेशन करते हो। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, ये भी बेटा आपके DSSB का क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपके कहाँ का है, DSSB का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है बेटा क्या, अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या फिर सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके साथ साथ बैलेंस शीट, ठीक है, उसके साथ
बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमें किस किस का उपयोग करना है इसके बारे में सोचा गया है, देखा गया है। ओके, डन है इतनी बात। तो वित्तीय विवरण शब्द में किसका इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे देखो बेटा आपके पास क्या आएगा निकल के, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी निकल के आएगा। सर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी निकल के आएगा, ठीक है। और साथ में सर मेरे पास क्या निकल के आएगी, बैलेंस शीट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरे लिए क्या है बेटा, यहाँ पर सही जवाब है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें सभी को यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। ओके, डन है इतनी बात जी सर। चलिएगा नेक्स्ट सेशन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज यूजेस ऑफ फंड। अब यूजेस ऑफ फंड का मतलब क्या है बेटा, कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। और जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि सर जो लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल इन कैश, या फिर सर सेल ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ कैश, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स असेट्स फॉर कैश। देखो यूजेस ऑफ फंड, जहां पे पैसा नहीं गया भाई, लॉस हुआ ऑपरेशन में पैसा जा सकता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड करिए सर आउटफ्लो है, रिडम्पशन कराए कैपिटल इन कैश का, तो क्या है सर, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या हुआ बेटा यहाँ पे, ये प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का मतलब निकल के आएगा यहाँ पे। ओके, इसको क्या बोला जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अब आप असेट्स बेचोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा, इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए, सेल ऑफ फिक्स असेट फॉर कैश, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स असेट्स फॉर कैश। डन, क्लियर इतनी बात, हाँ जी सर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। डन, चलिएगा नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इज पेड अप कैपिटल बाय शेयर होल्डर, the maximum amount of share capital which company has to right issue, amount of capital issued by the company, या फिर टोटल अमाउंट कॉल्ड अपॉन शेयर कैपिटल। तो आप देखते हैं बेटा कि हमारे पास जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ठीक है, जो हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उस ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि सर वो कैपिटल हमारे पास रजिस्टर्ड कैपिटल है। क्या है वो कैपिटल हमारे पास, क्या है बेटा, रजिस्टर्ड कैपिटल है। और इस रजिस्टर्ड कैपिटल को मैंने कहाँ रजिस्टर्ड कराया होगा, आरओसी के पास, है ना। कहाँ रजिस्टर्ड कराया होगा, आरओसी के पास मैंने उसको रजिस्टर्ड कराया होगा। और वहां पर मैं क्या कर रहा हूँगा सर, वहां पर हमारे पास ये है कि सर एक मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा हम कैपिटल को इशू नहीं कर सकते शेयर्स के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कंपनी हैज राइट टू इशू। इससे ज्यादा कंपनी अपने आपकी कैपिटल को इशू नहीं कर सकती, ऑथराइज्ड कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल है। और अगर कंपनी को इस कैपिटल में कोई चेंज चाहिए भी ना, तो कंपनी क्या करेगी, पहले बेटा जाएगी और किस में अल्ट्रेशन करेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रजिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल। तो यहाँ पे बेटा आंसर हो गया आपके पास, बी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है मेरे पास क्या, डिविडेंड पेड इन द मिडल ऑफ द ईयर विल शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या फिर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आप इसको कहाँ पे शो करना पसंद करेंगे अगर डिविडेंड आपके मध्यम में दिया गया है, तो बताइएगा क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। अब देखो बेटा, अगर आपकी डिविडेंड आपने पेड किया है, ठीक है, डिविडेंड हमने पेड किया है, तो डिविडेंड पेड आप कहाँ दिखाते हैं,
फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दिखाते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आपका जो डिविडेंड कहाँ होगा, वो बैलेंस शीट की आपको लायबिलिटी साइड में दिखाई नजर आ जाएगा कि हमने कितना डिविडेंड पे आउट किया है। ओके, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा पेड दिखाते तो है, लेकिन वो क्या है, खर्चा है, क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो होगा उसमें आपके डिविडेंड को शो किया जाएगा। किसमें शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो आप बनाते हैं ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वहां पे इसको आप क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। अब ये पुराना क्वेश्चन है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सर ये बैलेंस शीट में तो नजर आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसको हम कहाँ दिखा सकते हैं, स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं। ओके, डन है इतनी बात, चलिए। ओके, तो आज के सेशन में बेटा इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए आप बने रहिए शिक्षा मित्र क्लासेस के साथ, और इसी तरीके से जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।